मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। बाल विकास की जो है प्रैक्टिस आज से शुरू हो रही है और हम आपको बता देंगे कि कई मित्रों की जो है शिकायत भी थी कि सर जो है बाल विकास की प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही है। तो देखिए उनके सुझावों को हमने जो है पूरी तरह से ध्यान दिया है और आज से जो है बाल विकास की प्रैक्टिस भी आपको समय पर मिलेगी। एग्ज़ाम जो है अभी सुपर टेट हो या यूपी टेट सी टेट सभी एग्ज़ाम थोड़ा दूर है और सुपर टेट की अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है, ना अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। तो आप निश्चित ही सोहन इंस्टीट्यूट पर बने रहें। आने वाले परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे यहाँ से। और हम आपको बता दें कि सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास जो है पूरी तरह से निःशुल्क है। सिर्फ सोहन इंस्टीट्यूट को आपकी सपोर्ट की अपेक्षा है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि समय समय पर उनको जो है प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितना हो सकता है अपने मित्रों में इसे शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक जो है पहुंच सके। तो आइए क्लास को आज से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आरटीई 2009 के बारे में क्या सत्य है। आपसे जो है प्रश्न पूछ रहा है कि आरटीई 2009 के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ऑप्शन बी, यह संपूर्ण भारत में लागू है। ऑप्शन सी, शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो देखिए इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, यह बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी की बात अगर करें तो शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करना, यह भी सही है। लेकिन देखिए यह संपूर्ण भारत में लागू है, यह भी सही है। लेकिन जिस समय आरटीई 2009 जो है भारत में प्रभावित हुआ उस समय जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जो है लागू हुआ। तो यहाँ अगर देखें तो यह संपूर्ण भारत में लागू नहीं था जब यह लागू हुआ। हालांकि अभी लागू है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ए और सी दोनों। क्योंकि यह संपूर्ण भारत में लागू है, इसका यही विकल्प जो है गलत है। क्योंकि जब यह जिस समय लागू हुआ उस समय जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है भारत के प्रत्येक राज्यों में जो है लागू हुआ था। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। तो यही दो विकल्प सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। सुपर टेट में आरटीई 2009 से प्रश्न जो है पूछता है। आपके प्रत्येक सिलेबस को जो है यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। प्रत्येक चैप्टर से जो है प्रश्न को उठाया गया है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आरटीई 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं और 3 विकल्प जो है सही है, एक ही विकल्प गलत है जिसका आपको चयन करना है। तो आरटीई 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है। ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 का है। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। ऑप्शन डी, उच्च प्राथमिक स्तर पर कला कार्य एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के एक अंशकालिक शिक्षक होंगे। देखिए ये कला होगा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 का होगा, यह भी सही है। लेकिन जो है प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा, यही गलत है। क्योंकि हमेशा अनुपात 1:30 का होगा ऐसा नहीं है। यदि छात्र 200 से अधिक होंगे तो वहाँ पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। देखिए प्राथमिक स्तर पर 1:30 ये सही है, लेकिन वह इसमें देखिए दिया गया है कि हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा। तो इसीलिए यह उत्तर जो है पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस हैं। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 270। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य घंटे कार्य दिवस, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 220 कार्य दिवस हैं। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो कार्य दिवस हैं वो 200 कार्य दिवस, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 220, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आरटीई की किस धारा के अंतर्गत सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। आरटीई की किस धारा के अंतर्गत सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। धारा 25, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 21। देखिए धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है, जबकि धारा 28 जो है निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है, और धारा 21 जो है प्रबंधन समिति की बात करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है, यह धारा 28 कहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के कुल सदस्यों की संख्या क्या थी। एनसीएफ 2005 के कुल सदस्यों की संख्या क्या थी। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 38। देखिए कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, वैसे 35 भी जो है सही विकल्प होगा, लेकिन जो है एनसीईआरटी के 3 सदस्य जो है पर्यवेक्षक जो है अलग से जोड़े गए थे, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा 38 सदस्य थे कुल। एनसीएफ 2005 के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 38 सदस्य जो है थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की थी। बीके पासी, गीजू भाई बधेका, रविंद्रनाथ टैगोर, डीडी तिवारी। देखिए भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत जो है बीके पासी के द्वारा हुई, लेकिन इसका जो है जो प्रयोग है क्लास में जो है इसका प्रयोग जो है डीडी तिवारी ने किया था, इसलिए डीडी तिवारी भी सही उत्तर होगा। लेकिन आपसे यहाँ शुरुआत पूछ रहा है कि किसके द्वारा हुई, इसलिए बीके पासी सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन में बीके पासी नहीं होता तो आप डीडी तिवारी लगाते तो आपका सही विकल्प होता, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कक्षा में, जो इसका प्रयोग है सर्वप्रथम जो है डीडी तिवारी ने किया। लेकिन अगर शुरुआत करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो बीके पासी को जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। शिक्षार हेर फेर, माई स्कूल, गीतांजलि, दिवा स्वप्न। देखिए शिक्षार हेर फेर बांग्ला भाषा का शब्द है, तो शिक्षार हेर फेर जो है रविंद्रनाथ की रचना है। माई स्कूल भी रविंद्रनाथ की है, गीतांजलि भी रविंद्रनाथ की है, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और दिवा स्वप्न जो रचना है वो गीजू भाई बधेका की है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी, दिवा स्वप्न जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में नहीं आएगा। खोज, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग। निम्न में से कौन सा चरण जो है शिक्षण के स्मृति स्तर में नहीं आएगा। खोज, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग। देखिए स्मृति स्तर के जो चरण हैं वो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण,
तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, अर्थात जो है ऑप्शन ए सही होगा। खोज जो है स्मृति स्तर में नहीं आता। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य है? यह शिक्षक प्रशिक्षण है, यह शिक्षण कौशल के विकास से जुड़ा है, इसमें कम अवधि एवं कम संख्या वाली शिक्षा का प्रावधान है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य है? यह शिक्षक प्रशिक्षण है, यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया है यह शिक्षण कौशल के विकास से जुड़ा है, यह भी आपका सही है। इसमें कम अवधि एवं कम संख्या वाली शिक्षा का प्रावधान है, यह भी विकल्प सही है। इसलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ओबीबी के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के प्रमुख प्रावधान क्या थे? प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। ऑप्शन बी 2 शिक्षक 2 कमरे एवं 1 बरामदे का विद्यालय। ऑप्शन सी यह कार्यक्रम 1986 की नीति से आया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ओबीबी के जो प्रमुख प्रावधान थे, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, यह भी सही है आपका। 2 शिक्षक 2 कमरे एवं 1 बरामदे का विद्यालय, यह भी सही विकल्प है आपका। यह कार्यक्रम 1986 की नीति से ही आया, यह भी सही है। अर्थात ऊपर के तीनों ही विकल्प जो है सही हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यही सही होगा आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शिक्षा नीति के लिए कोई भी आयोग नहीं बना? 1968 की नीति, 1986 की नीति, 1992 की संशोधित नीति, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस शिक्षा नीति के लिए कोई भी आयोग नहीं बना? 1968 की नीति, 1986 की नीति, 1992 की संशोधित नीति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1986 की नीति के लिए कोई आयोग नहीं बना, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता है। ऑप्शन बी यह विद्यालय आधारित आकलन को नहीं मानता, इसमें कुल 4 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, और यह भारत का तीसरा एनसीएफ है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता है, इसका यही विकल्प जो है सही होगा। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। देखिए इसमें कुल 4 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, इसलिए यह विकल्प जो है आपका पूरी तरह से गलत होगा। और यह भारत का तीसरा नहीं बल्कि चौथा एनसीएफ है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यह विद्यालय आधारित आकलन को मानता है, इसलिए ऑप्शन बी भी जो है आपका गलत उत्तर। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना किसने की थी? हंटर आयोग ने, वुड के घोषणा पत्र ने, 1813 के आज्ञा पत्र ने, या फिर मुदालिर आयोग ने? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना किसने की थी? हंटर आयोग ने, वुड के घोषणा पत्र ने, 1813 के आज्ञा पत्र ने, या फिर मुदालिर आयोग ने? तो देखिए वुड के घोषणा पत्र ने जो है भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, यह कथन किसने कहा है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य जो है बालक एवं मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, यह कथन किसने कहा है? गांधी जी ने, विवेकानंद ने, टैगोर ने, राधा कृष्णन ने? तो जो है यह जो है गांधी जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे निषेधात्मक शिक्षा का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे निषेधात्मक शिक्षा का जनक मानते हैं। डीबी, विवेकानंद, फ्रोबेल या फिर रूसो। देखिए, भारत में निषेधात्मक शिक्षा का जनक जो है रूसो को मानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने स्कूल को समाज की प्रयोगशाला कहा है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव या फिर कोई शिकायत है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें, और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। किस शिक्षा शास्त्री ने स्कूल को समाज की प्रयोगशाला कहा है। टैगोर ने, जॉन डीवी ने, रूसो ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो जॉन डीवी ने जो है शिक्षा शास्त्री जो जॉन डीवी हैं उन्होंने स्कूल को समाज की प्रयोगशाला माना है, इसलिए ऑप्शन जो है बी सही होगा यहाँ पर। आरटी 2009 को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया। 85वें, 86वें, 87वें, 88वें। देखिए, आरटी 2009 को जो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया वो 86वें संशोधन के द्वारा जो है लाया गया। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा में चारों वेदों के अध्ययन में कितना समय लगता था। देखिए, एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष लगते थे, इसलिए चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए जो है 48 वर्ष का समय लगता था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी फ्रोबेल की रचना है। द पेडोगॉगी ऑफ किंडरगार्टन, द एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट या फिर उपरोक्त सभी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी फ्रोबेल की रचना है। द पेडोगॉगी ऑफ किंडरगार्टन, द एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, एक प्रश्न में आपको लगभग चार चार प्रश्न मिल रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर ही आपको तीन उत्तर मिल रहे हैं। तीनों ही जो रचनाएं हैं, ये जो रचना है वह फ्रोबेल की है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही होगा। ये सभी रचनाएं जो है फ्रोबेल की हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गीजू भाई बधेका के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया। ऑप्शन बी, वे मारिया मांटेसरी से प्रभावित थे। ऑप्शन सी, वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गिजू भाई बधेका के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया। ऑप्शन बी, वे मारिया मांटेसरी से प्रभावित थे। वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, बाल देवो भव का नारा जो है गिजू भाई बधेका ने दिया। वे मारिया मांटेसरी से प्रभावित थे, यह भी सही विकल्प है। वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हम आपको बता दें कि जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। यदि आपका कोई क्वायरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सोहन इंस्टीट्यूट आपके
सोहन इंस्टीट्यूट आपके प्रयास में जो है लगातार सम्मिलित रहेगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आज